हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे, राइट? जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आप और मैं यहाँ पर मिलकर सीखते हैं केमिस्ट्री के न्यू कॉन्सेप्ट, राइट? और अपने केमिस्ट्री फाउंडेशन को बनाते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग। तो देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 3, क्लास 9th, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। आज है हमारा लेक्चर 9, राइट? हमने क्या किया था इस चैप्टर के अंदर? हमने सीखा है एटम्स के बारे में। एटम्स वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल जो किसी भी मैटर के अंदर पाया जाता है, राइट? उसे हमने कहा है एटम, उसका नाम रखा है एटम, है ना? फिर उसके बाद हमने उस एटम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखा है, राइट? हमने इसके अंदर फिर देखा कि मॉलिक्यूल्स क्या हैं। मॉलिक्यूल्स बनाए कैसे जाते हैं? जब भी दो या दो से ज्यादा एटम्स जो हैं वो साथ में कंबाइन करते हैं और वो बना देते हैं एक मॉलिक्यूल, राइट? मॉलिक्यूल हो सकता है एलिमेंट्स का, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। उसमें क्या होता है? दोनों ही एटम सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। वही दूसरी कैटेगरी है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। वो कब बनेगा? जब दोनों एटम्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होंगे, तब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनेगा, है ना? उसके बाद हमने सीखा एटॉमिक मास के बारे में और एटॉमिक मास को यूज करके किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, वो भी देखा। देन हमने पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, किस तरीके से मोल हमारे मास को किसी भी सब्सटेंस के कनेक्ट कर देता है उसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, ये भी हमने सीखा। अब हम क्या कर रहे थे लास्ट लेक्चर में? क्वेश्चंस को डिस्कस, राइट? तो आज भी वही कंटिन्यू करेंगे और आज हम करेंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। A 0.24 grams sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 grams of boron and 0.144 grams of oxygen। एक कोई भी कंपाउंड है, ठीक है? कंपाउंड कैसे बनता है? मॉलिक्यूल से बनाया जाता है, राइट? अब उस मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? ऑक्सीजन और बोरोन, ये दोनों प्रेजेंट हैं। हमें दिया गया है कंपाउंड का मास कितना लिया हमने? 0.24 ग्राम। उस 0.24 ग्राम के अंदर कितना ऑक्सीजन और कितना बोरोन प्रेजेंट है वो भी हमें गिवन है, राइट? 0.096 grams of boron and 0.144 grams of oxygen। अब हमें निकालना क्या है? Calculate the percentage composition of the compound by weight। परसेंट कॉम्पोजिशन बतानी है कि कौन सा एलिमेंट कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड के अंदर। तो कैलकुलेट करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे जो जो दिया गया है वो लिख लो। मास ऑफ कंपाउंड, क्या मास ऑफ कंपाउंड कितना लिया है? 0.24 ग्राम्स। 0.24 ग्राम्स, राइट? उसके बाद लिखेंगे मास ऑफ बोरोन जो प्रेजेंट है उस कंपाउंड के अंदर, वो कितना है? देखिए 0.96 ग्राम्स। ओके, अब इसमें ऑक्सीजन का कितना अमाउंट प्रेजेंट है?
वो है 0.144 ग्राम्स। अब निकालते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन 1 by 1, पहले बोरोन का और फिर उसके बाद ऑक्सीजन का। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ बोरोन। कैसे निकालोगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन? मास ऑफ बोरोन, बोरोन का कितना मास है कंपाउंड में, डिवाइड करेंगे कंपाउंड के टोटल मास से, मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे किसी की भी परसेंटेज निकालते हैं, मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, है ना, वैसे ही क्या करेंगे, मास ऑफ बोरोन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पे वैल्यूज डाल दो। बोरोन है 0.096 ग्राम डिवाइडेड बाय कंपाउंड कितना लिया है 0.24 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहां से हमारे पास आएगा 40% बोरोन है हमारे कंपाउंड के अंदर। ठीक है, अब निकालते हैं क्या, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। वो भी कैसे निकलेगा, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय द मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 0.144 डिवाइडेड बाय 0.24 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 60%। ठीक है, तो जो गिवन कंपाउंड है उस गिवन कंपाउंड के अंदर बोरोन का जो परसेंटेज है वो है 40% और ऑक्सीजन का परसेंटेज है 60%। ओके, समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट करा है हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, when 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 5 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? सबसे पहले क्या बन रहा है, एक कंपाउंड बन रहा है, राइट। क्या है वो कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बना, कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के बना कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड। ठीक है, अब एक हमारा है क्या, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, जो कहता है इन ए कंपाउंड द मास रेशियो ऑफ एलिमेंट्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जो दो अलग अलग एलिमेंट्स आपने मिलाकर एक कंपाउंड बनाया है, उनका जो मास रेशियो है वो हमेशा बराबर इक्वल रहता है। ओके, पहले हमने कितना लिया था, 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, जिससे 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा था, राइट। अब अगर हमें क्या दिया है, 3 अब क्वेश्चन ने क्या दिया है, कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा अगर 3 ग्राम कार्बन 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा, कितना बनेगा सोचिए। जो रेशियो बाय मास है,
इन दोनों का वो रहेगा सेम, राइट। रेशियो बाय मास कार्बन का और ऑक्सीजन का कितना होगा, 3/8 इन कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये इसी रेशियो में हमेशा कंबाइन करेंगे टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ 3 ग्राम 8 ग्राम के साथ कर रहा है तो रेशियो 3:8 मेंटेन है, राइट। तो इससे क्या पता चलेगा, 3 ग्राम जो है कार्बन वो हमेशा ही 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस केस में भी क्या होगा, जो सेकंड केस है यहाँ पे भी जो ये 3 ग्राम कार्बन है वो इस केस में भी क्या होगा, जो 3 ग्राम ऑफ कार्बन है भले ही हमें 50 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन दिया है लेकिन उसमें से 3 ग्राम कितने के साथ कंबाइन कर सकता है, सिर्फ 8 ग्राम्स के साथ। तो ये रिएक्ट करेगा सिर्फ 8 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ टू फॉर्म 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कैसे पता चला 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, राइट। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ने हमें ये बताया कि 3 ग्राम जो है वो हमेशा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो इसीलिए हमने क्या कहा, भले ही गिवन केस में जो हमें दिया है 50 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है बट उसमें से रिएक्शन कितने के साथ होगी, सिर्फ 8 ग्राम्स के साथ, राइट। अब जब 3 ग्राम 8 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये हमें बताएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट है 3 ग्राम्स प्लस 8 ग्राम्स, कितना होगा टोटल मास, 11 ग्राम्स। तो इतना ही हमारा बनेगा, प्रोडक्ट भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी 11 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल। देखो जब हमने स्टार्ट किया था एटम्स से आयंस बनाना, हमने कहा था एटम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते, अकेले रहना पसंद नहीं करते। तो इनके पास दो रास्ते हैं, या तो ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं या फिर ये आयंस फॉर्म करते हैं, राइट। अब ये आयंस कैसे बनता है, जब कोई एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन को या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, या तो गेन करे इलेक्ट्रॉन या फिर लूज करे, उस केस में हमारे पास आयंस बनते हैं। कैसे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, राइट। और ओवरऑल हमारा एटम कैसा होता है, न्यूट्रल, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक बराबर इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। पर जब आपने कराया गेन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लाके अपने एटम के अंदर डाल दिया, उस केस में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और ये बन जाएगी क्या, एक नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, राइट। और सपोज इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया एटम ने, एटम के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव एक बराबर था, अब हमने एक इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है उसे उठाकर बाहर निकाल दिया। इस केस में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के कंपैरिजन में कम हो जाएगा और ये बन जाएगा एक
पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, है ना, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। अब इन दोनों को कहते क्या है, इनका नाम क्या है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज एनायन और पॉजिटिवली चार्ज कैटायन। ठीक है, ये बात हुई नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की। अब एक स्पेशल केस आता है, वो क्या, अ ग्रुप ऑफ एटम्स carrying some charge, right? एनायन कैटायन, फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ठीक है, इन केसेस में क्या है, ये कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, एनायन नेगेटिवली चार्ज ऑक्साइड या फिर कैटायन सोडियम पॉजिटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या है, एक सोडियम एटम है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन बन गया। एक ऑक्सीजन का एटम है जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, वो एनायन बन गया, राइट। यहाँ तो सिंगल सिंगल एटम के ऊपर चार्ज डेवलप हुआ है, राइट। पर अगर ऐसा हो कि एक पूरे ग्रुप ऑफ एटम्स, एक ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट हो, उस केस में हम उसे क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक का मतलब, पॉली मीन्स बहुत सारे, एक से ज्यादा एटम्स हैं, राइट। एटॉमिक एटम, पॉली एटॉमिक है, इसके अंदर एक से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट हैं, और आयन भी है। तो आयन का मतलब कुछ ना कुछ चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल NH4 पॉजिटिव, क्या है ये, अमोनियम आयन है। इसके अंदर क्या है, एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, राइट। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का एक ग्रुप ऑफ एटम्स है जिसपे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सम चार्ज। PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट, इसमें भी क्या है, ग्रुप ऑफ एटम विच इज कैरिंग सम चार्ज। कितना चार्ज, 3 नेगेटिव। तो इन्हें क्या कहेंगे हम, पॉली एटॉमिक आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। केमिकल फॉर्मूला में हमने पढ़ा है, क्यों जरूरी है केमिकल फॉर्मूला लिखना किसी भी कंपाउंड का, इसलिए जरूरी है क्योंकि केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड के लिए हमें बताता है कि उसके अंदर किस काइंड के एटम्स प्रेजेंट हैं, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एटम्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर से हमें समझ नहीं आएगा कि उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और उन सभी का नंबर क्या है। पर जब हम लिखते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला H2O, तो उसे देखते ही पता चल जाता है कि इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट हैं और उनके नंबर भी पता लग जाते हैं। हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो इसलिए केमिकल फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब देखते हैं इन सभी का केमिकल फॉर्मूला। मैग्नीशियम, केमिकल फॉर्मूले के लिए हमें पता होनी चाहिए 2 चीजें। सबसे पहला कि जो हमें एलिमेंट दिया गया है उसका सिंबल क्या है, और सेकंड उसकी वैलेंसी क्या है। ओके, तो मैग्नीशियम के केस में सिंबल हम लिखते हैं Mg, और क्लोराइड क्लोरीन के लिए Cl। Mg पे होता है +2 चार्ज, क्लोरीन पे -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से केमिकल फॉर्मूला आ जाएगा MgCl2।
मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या आ गया इसका फॉर्मूला? MgCl2। नेक्स्ट पे चलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का सिंबल Ca। ऑक्साइड किससे बनता है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से बनने वाला एनायन है ऑक्साइड, O2 नेगेटिव। कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज, ऑक्साइड पे -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आ जाएगा फॉर्मूला Ca2O2। क्या ये आंसर सही है? Ca2O2 बताइए, सोचिए, 2 मिनट लीजिए, सोच के देखिए Ca2O2 सही है या फिर नहीं है। ये फॉर्मूला रॉन्ग है बच्चे, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि केमिकल फॉर्मूले के अंदर हमें जो ये नंबर ऑफ एटम हम दिखाते हैं, ये हमें देने होते हैं इन दी स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। जब हमें पता है कि यहाँ से 2 और 2 जो हैं ये दोनों ही एक दूसरे को कैंसल आउट कर सकते हैं, राइट? तो हमारे पास कितना आएगा? 1/1 इनकी रेशियो। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CaO। ठीक है, क्या बनेगा? CaO। क्योंकि आप खुद ही सोच के देखिए, ये तो हमने चार्ज को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 और 2 लिख दिया, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, तो वो एक ऑक्सीजन, एक ऑक्साइड जिसपे -2 चार्ज है, उसके साथ कंबाइन करके CaO ही तो बनाएगा, क्योंकि दोनों के चार्ज क्या हैं? इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो करेक्ट फॉर्मूला होगा CaO। ठीक है, ये जो आप फॉर्मूले के अंदर सब्सक्रिप्ट्स डालते हैं, इनका स्मॉलेस्ट रेशियो आपको लेना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। तो अगर ये करेंगे 2/2 तो हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर नाइट्रेट। कॉपर और नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या है? एक पॉलीएटॉमिक आयन है। ओके, कॉपर Cu और नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, -1 चार्ज होता है और कॉपर पे +2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Cu NO3 होल ट्वाइस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? जब भी कोई पॉलीएटॉमिक आयन है, कौन सा है यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयन? NO3 है ना, नाइट्रेट NO3- एक पॉलीएटॉमिक आयन है। तो जब भी कोई पॉलीएटॉमिक आयन हमारे पास प्रेजेंट है, तो हमेशा अगर उसके नंबर हमारे पास 2 हैं, मतलब एक से ज्यादा वो पॉलीएटॉमिक आयन है आपके केमिकल कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट, तो केमिकल फॉर्मूले में आप हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अपने पॉलीएटॉमिक आयन को। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमने लिख दिया CuNO3 इसका तो मतलब ही कुछ नहीं निकलेगा, है ना? क्या है ये? NO3 और यहाँ पे 2 भी लिख दिया, तो ये रॉन्ग है। जो पॉलीएटॉमिक आयन है उसको क्या करना है? ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करना है और बाहर 2 लिखना है, ताकि हमें ये पता रहे कि यहाँ पर 2 NO3 नेगेटिव यूज किए गए हैं, 2 नाइट्रेट यहाँ पर यूज हुए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम Al, क्लोराइड Cl, एल्यूमिनियम +3 क्लोराइड -1 AlCl3। ओके, क्या केमिकल फॉर्मूला आएगा? AlCl3 फॉर एल्यूमिनियम क्लोराइड।
नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट होगा यहाँ पे, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे जो कार्बोनेट है ये भी क्या है, एक पॉली एटॉमिक आयन है। कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट होता है CO3 नेगेटिव। कैल्शियम +2, कार्बोनेट -2, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CaCO3, ठीक है, क्योंकि +2 -2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे, CaCO3 आ जाएगा हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं, गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन सभी कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके हमें नेम बताने हैं। सबसे पहला क्या है, क्विक लाइम। क्विक लाइम एक कॉमन नेम है किस कंपाउंड का, कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का अभी हमने फॉर्मूला लिखा CaO, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहीं से देख के क्या पता चल जाएगा कौन कौन से एलिमेंट हैं, कैल्शियम और ऑक्सीजन, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, वो हमें खुद से ही बता देता है कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। HBr इसका फॉर्मूला होता है। यहां से हमें पता चल जाएगा इसके अंदर एक तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और दूसरा ब्रोमीन एलिमेंट प्रेजेंट है। कौन से हैं, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। नेक्स्ट देखते हैं, बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, ये बनाया जाता है बेकिंग सोडा के अंदर किसी भी माइल्ड एसिड को मिक्स करने से। ओके, सो बेसिकली मेजर कंपोनेंट क्या होता है इसका, बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसके अंदर हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका एक पॉली एटॉमिक आयन है, NaHCO3। अब यहां से फॉर्मूले से क्या बताएंगे, कौन कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, कौन कौन से हैं। Na किसका सिंबल है, सोडियम का। H किसका सिंबल है, हाइड्रोजन का। C किसका सिंबल है, कार्बन का। और O किसका सिंबल है, ऑक्सीजन का। तो ये सभी एलिमेंट प्रेजेंट हैं आपके बेकिंग पाउडर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, पोटेशियम सल्फेट। देखिए यहाँ पे सल्फेट जो है वो दोबारा से क्या है, एक पॉली एटॉमिक आयन है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, K2SO4। अब फॉर्मूले से बताएंगे, K मतलब पोटेशियम प्रेजेंट है, और जो सल्फेट एनायन है उसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, सल्फर है और ऑक्सीजन भी है। ओके, ये सभी एलिमेंट प्रेजेंट हैं पोटेशियम सल्फेट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं,
अब क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। सब्सटेंस का मोलर मास कैलकुलेट करना है। मोलर मास किसके इक्वल होता है? हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम्स के, या फिर अगर कोई एटम है तो उसके एटॉमिक मास के इक्वल। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा इस C2H2 का, राइट। हमने सीखा है मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल के लिए निकाला जाता है कैसे, बाय डूइंग सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जितने भी एलिमेंट्स एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, 2 कार्बन एटम्स और 2 हाइड्रोजन एटम, उन सभी के एटॉमिक मासेस को सम कर दो, ऐड कर दो, तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा ट्वाइस द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस ट्वाइस द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12U। कई ऐसे एटॉमिक मासेस हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे, जैसे कार्बन का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऐसे कुछ जनरल हैं जो हमारी बुक में भी टेबल के अंदर दिए हुए हैं। तो वो कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमें याद रखना पड़ेगा कि इनके एटॉमिक मासेस क्या हैं। हाइड्रोजन का 1, ओके। तो यहां से टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास? 24 प्लस 2U, 26U। सो 26 यहां से आ गया हमारे पास इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए मोलर मास, राइट। तो वो मोलर मास कैसे आएगा? वो मोलर मास होगा इसी मॉलिक्यूलर मास के बराबर ग्राम्स में, राइट। ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। तो सिंपली आप क्या लिख दोगे? 26 ग्राम्स इसका मोलर मास हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सल्फेट का मॉलिक्यूल है S8, इसका हमें बताना है मोलर मास। पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे S8 का। कैसे निकलेगा? 8 टाइम्स द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32U। 256U इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो आप सिंपली लिख देंगे कि इसका मोलर मास ऑफ S8 कितना होने वाला है? 256 ग्राम्स। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका मोलर मास। नेक्स्ट देखते हैं। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4, एटॉमिक मास भी दिया गया है 31। ठीक है, पहले इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। P4 का क्या होगा? 4 टाइम्स द एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस। अब वो तो हमें दिया हुआ है, कितना है? 31U। तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके? 124U। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि इसका मोलर मास होगा इक्वल टू 124 ग्राम्स। ओके, कैसे निकाला? मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करा यूजिंग द एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस, और वहां से हमें पता चल गया। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे किसका? HCl का। कैसे? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन।
एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U प्लस क्लोरीन का 35.5 U, कितना आ जाएगा 36.5 U। तो हम सिंपली लिख देंगे मोलर मास HCl का होगा 36.5 ग्राम्स के इक्वल। ओके, नेक्स्ट हमें दिया है नाइट्रिक एसिड HNO3। सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उन सभी के एटॉमिक मासेस को ऐड करके। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 times the atomic mass of ऑक्सीजन। ओके, अब इनका क्यों नहीं दिया गया, जैसे फास्फोरस के केस में उसने हमें गिवन दिया कि इसका एटॉमिक मास 31U है, यहाँ पे नहीं दिया क्योंकि ये काफी जनरल एलिमेंट्स हैं जिनका हमें खुद से याद रखना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है 1U प्लस नाइट्रोजन का 14U प्लस 3 times atomic mass of oxygen is 16U, कितना आ जाएगा ठीक है, इन सभी को अब ऐड करना पड़ेगा तो कितना आएगा 48। U, तो हम क्या लिख देंगे मोलर मास HNO3 का इक्वल टू होगा 63 ग्राम्स के। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया है हमने सभी को, फ्रॉम देयर मॉलिक्यूलर मासेस। पहले मॉलिक्यूलर मास निकाला विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मास और उसके बाद हमने कैलकुलेट कर दिया मोलर मास, क्योंकि वो किसके इक्वल होगा मॉलिक्यूलर मास के इन ग्राम्स। सो आज के लेक्चर में इतने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में हम करेंगे और बचे हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस इस चैप्टर के। अगर आपको किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप स्कोर प्लस की ऐप पे जाकर वहां से PDF फॉर्मेट में हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।